अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज जिस जगह हम मौजूद हैं ये ज़िला कौंसल फैसलाबाद है, बल्दियात का गढ़ कह सकते हैं। बिलाशुबा दो होते हैं मकामात, एक तो म्यूनसिपल कमेटी और दूसरा ज़िला कौंसल। लेकिन ज़िला कौंसल फैसलाबाद अपनी एक इनफरादियत रखता है कि शहर फैसलाबाद के जितने भी बल्दियात के रहनुमा हैं वो इस ज़िला कौंसल से मंसूब या मुंसलिक ज़रूर रहे हैं। तो हमने एक ऐसी तारीख़ी जगह चुनी कि वहाँ बैठकर, उस मैदान में बैठकर कि जहाँ फिर बल्दियात वालों ने आना है इंतखाब के बाद, तो वहीं बैठ के गुफ्तगू शनीद हो। बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर बल्दियाती एक्ट के ऊपर, जो कि कायमा कमेटी जो है उसने तो मंजूर कर लिया, उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा और फिर गवर्नर पंजाब अगर दस्तखत कर देंगे तो ये इसके ऊपर इलेक्शन होने के रास्ते जो हैं वो हमवार हो जाएंगे। और कहा यह जा रहा है, सुना यह जा रहा है कि दिसंबर के अंदर ख्वाहिशमंद है पंजाब गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, यानी कि फुल ठंड के मौसम में फुल गर्मा गर्मी चलाने का माहौल है। और इसके साथ ही सियासी डेरों पर थोड़ी सी हलचल भी शुरू हो गई है कि जो उम्मीदवारान हैं या जो ख्वाहिशमंद हैं नौजवान, वो फ्लैक्सेस और अपने पोस्टर लगवाना शुरू हो गए हैं। मेरे मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं और फिर हम चलेंगे। सीजनड बल्दियाती रहनुमा हमारे साथ सारे मौजूद हैं। राना शाहिद साहब मौजूद हैं, आपका राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नुमाइंदे और ख़ासतौर पर रिपोर्टर होने के साथ साथ साबिक सदर प्रेस क्लब हैं, तो बड़ी गहरी नज़र है और बल्दियात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब क्या कहेंगे, बल्दियात फिर से कुछ माह पहले भी आपसे प्रोग्राम किया तो हमने देखा कि जो लोग नौजवान ख्वाहिशमंद थे वो फ्लैक्सेस लगवाने लगे थे, लेकिन आपने कहा था कि अभी नज़र नहीं आ रहे। अब आपको लग रहा है कि वो रास्ता को कदम आगे बढ़ा है कि बिला आखिर कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी है, वार्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, ओपन हाउस 9 लोग खड़े होंगे एक यूनियन काउंसिल के अंदर, वो इंतखाब के बाद फिर अपने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका इंतखाब करेंगे और फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो जमाती बुनियादों के ऊपर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बिलाल डोगर साहब ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जितना जुल्म जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियात के साथ किया है शायद ही किसी ने किया हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, इनके जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और मसाइल हल नहीं हो रहे। स्पेशल जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं, बेयकीनी की कैफियत तो अब भी बरकरार है। क्योंकि इससे पहले जब 2015 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद PTI की हुकूमत ने आके उस सिस्टम को ख़त्म किया, तो उस वक्त उस PTI की हुकूमत ने भी एक बल्दियाती एक्ट पास किया था, हल्का बंदियाँ भी हो गई। फिर परवेज़ लाई ने भी एक बल्दियाती एक्ट पास किया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। अब मरियम नवाज़ ने एक नया एक्ट पास किया कायमा कमेटी से। अब देखिए, अगर ये सिरे चढ़ गया तो इलेक्शन का मकान है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में तो बेयकीनी की कैफियत है। मैं मियाँ काशिफ साहब की तरफ बढ़ूँगा। मदीना टाउन एक बहुत ही ऐसा इलाका, जैसे ये गुलिस्तान कॉलोनी से तो बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, पुराना इलाका है। और क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होंगे, अगर होते हैं तो आपको ये जो अभी सेटअप नज़र आ रहा है, जो बताया जा रहा है कायमा कमेटी के कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कैसा सेटअप लग रहा है आपको? आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर बर वक्त बात की। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम मेरी दानिस्त में ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ सरीहन ज़्यादती है। देखें, जिस निज़ाम में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो आवाम के वोट से मुंतखब नहीं हो रहा, जिस सिस्टम के अंदर मिनॉरिटी का नुमाइंदा उसे मिनॉरिटी और अक़लियत मुंतखब नहीं कर रही, बल्कि इलेक्टेड जो 9 लोग हैं वो मुंतखब कर रहे हैं, उसे आप किस तरह आवाम का नुमाइंदा निज़ाम कह सकते हैं? मौजूदा निज़ाम को अगर हम पंजाबी की कहावत के मुताबिक लें कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने, बुनियादी तौर के ऊपर ये पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके नतीजे में कोई एक डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा नहीं होगा जिसमें अदर दैन नवाज़ गवर्नमेंट कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो बन सकेगी, अपोजिशन भी नज़र नहीं आएगी। देखिए, बल्दियाती निज़ाम जो होता है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक नर्सरी की हैसियत रखता है। यहाँ से लीडरशिप जो है वो डेवलप होती है, यहाँ से सियासत की आगही का आगाज़ होता है और लोग पार्लिमान की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जब आपने वार्ड सिस्टम ख़त्म करके 9 लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट किया
तो उसके बाद उन 9 लोगों ने 4 लोगों को इलेक्ट करना है, फिर उसी हाउस में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट होगा। 3 एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक एलिमेंट है कि पैसा जो है वो चलेगा और लोगों की ख़रीदो फरोख्त होगी, फिर से वही छांगा मांगा की तारीख दोहराई जाएगी। दूसरा एलिमेंट जो है वो थ्रेट्स दिए जाएंगे, FIRs होंगी, केसेस होंगे। और तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो। मेरी दानिस्त में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इससे ज़्यादा घनौना किरदार इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डैमेज करने के लिए किसी ने अदा नहीं किया जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत करने जा रही है। शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। जिस साहब कह रहे थे इससे पहले मियां ताहिर अयूब साहब ने बहुत ही सैर हासिल और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू, ताकि हम दूसरे सवालों के अंदर जाकर चीज़ें देखेंगे कि बल्दियात, हम ये बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। राना शाह साहब की तरफ बढ़ूँगा। चंचल वाला से ताल्लुक़ है, बड़े ही मुतहरिक हैं, ख़ुद बिजनेसमैन भी हैं, चैम्बर के मेंबर भी हैं और बल्दियात ख़ास तौर पर ज़िले का भी हिस्सा डालना था, तो इसलिए हमने राना साहब बुलाया है कि वैसे ही ज़िला कौंसिल तो कह रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे और उस कमेटियों के अंदर भी अभी इतने से मुबहम चीज़ें हैं कि ये बिल अगर पंजाब असम्बली से पास हो जाता है तो फिर आप इस कानून को कैसे देखते हैं? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम मौजू है जिस पे आपने हमको मदऊ किया, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल भाई बेसिकली जो बल्दियात है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की या किसी भी सूबे की, किसी भी गांव की, शहर के किसी भी टाउन की, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके लिए कह लें कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बल्दियात का सिस्टम कह लें कि मैं समझता हूँ कि ये वफाकी गवर्नमेंट हैं या सूबाई गवर्नमेंट है, ये उनसे 1000 गुना बेहतर होता है, क्योंकि जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं इनको ग्रास रूट लेवल पे पता होता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट अवाम के साथ ताल्लुक़ होता है। तो अब जो आपने मुझसे सवाल किया है कि जो मौजूदा सिस्टम है, जैसे मियाँ साहब ने बताया कि पहली बात तो ये है कि मैं कहता हूँ ये खुश आइंद बात है अगर ये इलेक्शन करवा दें, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी जो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है या मैं कि किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट ने आज तक मैंने नहीं देखा कि बल्दियाती इलेक्शन करवाया हो। अगर किसी ने करवाया एक आध दफ़ा तो वो भी किसी अदालत या किसी प्रेशर की वजह से करवाया। हमेशा जो बल्दियाती इलेक्शन है वो करवाया है डिक्टेटर्स ने, ठीक है, ताकि उनकी कोई ग्रास रूट लेवल पर उनके साथ लोग आ जाएं। तो जो नया सिस्टम आप बता रहे हैं, कायमा कमेटी है जो बल्दियात की, उन्होंने एक नया मसवदा पास किया है। मेरा ख्याल है कि ये बजाय हमें मॉडरेशन की तरफ जाने की बजाय ये बिल्कुल पीछे जा रहे हैं कदीम दौर की तरफ। ये पहले होता था BD सिस्टम के 9 बंदे मुंतखब होंगे या 10 बंदे मुंतखब होंगे, फिर वो अपने नुमाइंदे जो स्पेशल सीट्स हैं उन पे चुनेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक रिश्वत का, एक शांगा मांगा का, एक मरी ले जाने का माहौल पैदा होगा। तो मेरा ख्याल है जो मौजूदा सिस्टम था, मेरे ख्याल में जिसके तहत ये 2015 में इलेक्शन हुए हैं, वो बेहतरीन सिस्टम था। मेरी बात सुने, एक बंदा जो साबका चेयरमैन रहा है, ठीक है, जिसने 10, 12, 15 हज़ार वोट लिया है, उसका एक हल्का है, ठीक है, उसका एक नाम है, ठीक है, तो वो कैसे अब वो सोचेगा कि यार कि मैं फिर जाके एक कौंसलर का इलेक्शन लड़ूं, ठीक है ना, वो कैसे रिस्क ले सकता है। तो मैं नहीं समझता कि जो मसवदा गवर्नमेंट लेके आ रही है कि इसमें कोई मुझे कामयाबी नज़र आ रही है। गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नुमाइंदे और ख़ास तौर पर रिपोर्टर होने के साथ साथ साबिक सदर प्रेस क्लब हैं, और इनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब, इस पे आप ख़बरें भी दे रहे हैं, मसवदा भी आपने देखा है, तीनों हमने जो मेहमान हैं हमारे उनकी बात सुनी, आपको लग नहीं रहा कि दस्तों गिरबां होंगे, माहौल मुनाफिकत का अरूज पे होगा और चेयरमैन बनने के बाद भी कौन काम करवा पाएगा, ये तो बात की बात है, किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के, वो कहते पंजाबी खुडा ही लगे होंगे, 10 वोट खोलिए वो खोले, क्योंकि सारे एक बराबर आ गए ना, महमूद और याद एक सफ़ में खड़े कर दिए। राना साहब की बात तो सही है कि सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि मैं कौन जीत जाऊँ, और जो फिर जीतेगा फिर वहाँ पैसे का लेन देन सब कुछ। आपको लग रहा है ये पावरफुल निज़ाम है या महज सिर्फ टरखाने के लिए एक बिल आया है? थैंक यू बिलाल। देखिए, पावरफुल निज़ाम की जो बात करें तो वो राना साहब के बकौल तभी होता है जब डिक्टेटर हो।
ताहम बल्दियात चलते रहने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बल्दियात चलते हैं। और आप बरतानिया भी रहे हैं तो वहाँ से मेयर इधर आए हुए थे तो बता रहे थे कि अगर हम उधर कुछ भी करना चाहें तो वो वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया भी नहीं रोक सकते ना, इतना पावरफुल होता है। तो यहाँ पर जो लंदन मेट्रो है वो मेयर फैसला करता है कि बनानी है या उसमें किराया कितना लगना है, जबकि हमारे यहाँ पे वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म ये फैसला कर रहे होते हैं कि मेट्रो बनेगी या नहीं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये इख्तियारात कितने ज़्यादा अपने पास रखते हैं। तो अभी भी जो निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें ये रिश्वत का बाज़ार भी गर्म होगा, तो ये तो हर दौर में गर्म होता है। यहाँ पर पिछले इलेक्शन की एक छोटी सी मैं बात बता दूँ कि एक चेयरमैन ने कहीं अपने ग्रुप से हट के कमिटमेंट कर ली, तो उसके बाद जब उसे बताया गया कि आज वोट डालना है, जिस दिन पोलिंग होनी थी, तो उसका आईडी कार्ड गुम हो गया था। तो अब ये चेयरमैन चाहते हैं कि ये इनकी जो दिहाड़ी लगती है वो नीचे वालों की ना लगे। तो आप कुछ तनकीद इधर भी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब ये इनकी दिहाड़ी तो पोलिंग डे पे लगती है या बाद में ब्लैकमेल करते हैं मेयर को, तो अगर इनको भी नीचे वाला हमला करने लग जाए जो इनके काउंसलर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका। और जैसे वो हेडलाइन भी लगी थी कि जो है वो करप्शन इज़ न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान ना, तो ये तो अब नॉर्मल चीज़ है कि जो बंदे इलेक्शन लड़ेंगे 9 बंदे होंगे, 9 बंदे फिर मिलके अपना एक ग्रुप बनाएंगे, चाहे वो दोस्ताना ग्रुप हो या म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला ग्रुप हो, पैसे लेने देने वाला। फिर उसमें से जो चेयरमैन होगा जिसका जितना खर्चा होएगा उससे वो ज़्यादा खर्चा तब लेगा जब वो मेयर से को वोट देगा। देखिए, जब सरकार ने ये तय कर ही लिया है कि ये सेटअप होगा, ऐसे सिस्टम चलेगा, तो फिर कौन रोक सकता है। और वैसे भी जो मौजूदा सरकार है, आप देख लें कि ये जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देख लें, ये पैरा देख लें, फ़लान ढमकान, लोगों का जैसे रोज़गार छीना गया या लोगों की कार्रवाइयाँ की गई, तो अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग उनको वोट दें या ना दें। डेवलपमेंट जो भी वो बग़ैर किसी जो है वो रिपोर्ट्स के या बग़ैर लोगों के डिपेंड होने के अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं। होगा क्या, जब ये सारे मुंतखब हो जाएंगे तो इनको मजबूर किया जाएगा डेवलपमेंट फ़ंड्स के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, सियासी पार्टीज़ के ज़रिए, जो मेयर नून लीग की जानिब से जो है वो उधर नाफज किया जाएगा, इम्पोज़ किया जाएगा, उसको कामयाब बनाना ज़िम्मेदारी होगी ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की, तमाम बिजनेसमैनों की कि इसको कामयाब बनाएं। और ये 40 के करीब ज़िले हो चुके हैं बढ़ के, तो देख लेना ज़्यादातर नून लीग ही कामयाब होगी, चाहे उनकी ग्रास रूट लेवल तक हैसियत हो या ना हो, क्योंकि वो सेटअप इसका बदलने का मकसद ही ये था। अच्छा, अब इसमें एक और शिक भी ये शामिल की गई है, मज़े की बात है, क्योंकि PTI तो आपको पता है अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये जो मेंबर मुंतखब होंगे ये 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पार्टी जमात लेंगे तो जो है वो चुनेंगे। तो कौन ऐसा होगा जो PTI की हमायत से भी मुंतखब होगा, तो फिर वो उधर रहना पसंद करेगा। सभी लाजमन किसी ना किसी पार्टी में जाएंगे, और पंजाब में एक ही तो पार्टी है नून लीग है जो एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी पार्टी तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। और अगर किसी को ज़्यादा या करने दी नहीं जा रही। यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब, कुछ तनकीद अब्दुर्रहमान ने चेयरमैन ने भी की है, आप तीनों मुस्करा रहे थे, ये चलता आया है, करोला गाड़ियाँ भी चली थी, चाबियाँ मिल रही थी, अब चेयरमैन कह रहे थे भाई मैनू नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहे हैं, मुझे ना बदनाम। कई बदनाम हो रहे थे और कई बच रहे थे इस पूरे प्रोसीजर से। अब आपको भी ऑफ़र हुई थी, मेरे इल्म में है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला बढ़ता कहाँ जा रहा है? फिर जब इस हद तक ये सिलसिला बढ़ जाएगा तो हल्कों की खिदमत हो पाएगी, और फिर जो डिप्टी मेयर और मेयर आने हैं वो वैसे ही पैराशूटर आएंगे, उनका इन पूरे सिलसिले, इस पूरे प्रोसीजर से वो आउट हो सकते हैं, यानी कि मुमकिन तौर पे वो इलेक्शन लड़े बगैर भी आ सकते हैं। तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा इतराज़ नहीं होगा कि उन लोगों में से नहीं एक नया बंदा आएगा तो बिल्कुल ही चैप्टर क्लोज होगा, क्योंकि उसे पता होगा उसने इतना बजट बनाया है, इतने चेयरमैनों को इस रेट पर ख़रीदना है, तो ये तो मंडी लग जाएगी। मुस्करा रहा था मैं, इसलिए मुस्करा रहा था कि अब्दुर्रहमान जिस बंदे का जिक्र कर रहे थे कि उसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, वो मेरे इल्म में है कि किसका हुआ था, इसलिए मैं मुस्करा रहा था। दूसरी बात जो आपने की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं की थी, ना किसी के अंदर इतनी ज़रूरत थी कि मुझे ऑफ़र करते। हमने तो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट का इस्तेमाल किया था, सबको पता था। अच्छा, ये जो अब बलदियाती निज़ाम गवर्नमेंट बना रही है, जो एक्ट पास किया है, ये असल में पाकिस्तान के अंदर जो एक
पूरा हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ये उसी का एक तसलसल होगा ये निज़ाम। और असल में तो जो बल्दियाती निज़ाम होता है उसकी रूह ये होती है कि इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा निचली सतह पे मुंतकिल किए जाएँ। बिल्कुल सही। और जब परवेज़ मुशर्रफ ने जो निज़ाम बनाया था वो किसी हद तक इस पे पूरा उतर था कि उसने लोकल अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटें बनाई थी और उनको बाइख्तियार भी किया था, चूँकि उस निज़ाम का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो 2015 में जब हम चेयरमैन बने थे तो 2001 का जो एक्ट था, जितने इख्तियारात नाज़िम में उसके पास थे या ज़िली नाज़िम में वो उसके दोबारा पास में। थे, 2015 में मेयर के पास या चेयरमैन के पास इख्तियारात बिल्कुल नहीं सही थे। इस बात का मैं चूँकि दोनों का हिस्सा रहा हूँ, मुझे बखूबी इल्म है। अच्छा, अब ये जिन्होंने बनाया ये तो बिल्कुल ही एक बेख्तियार सा है कि वो अगर करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ये सुरखरू हो जाए कि हमने बल्दियाती निज़ाम कायम कर दिया, बिल्कुल सही। ना उनके पास कोई इख्तियारात होगा ना वो कर सकें। बाकी जो ख़रीदो फरोख्त है ये तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये तो MP MNA भी ये MNA MPA भी करते हैं, ये सारा सिलसिला ही चलता है। लेकिन अगर तसलसल के साथ बल्दियाती इलेक्शन होते रहें और निज़ाम चलता रहे तो फिर इसमें भी शफाफियत आ सकती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि किस बंदे ने वो हार्स ट्रेडिंग की है, कौन हमारा लीडर था बकाऊ माल बना है, किसने अपने इलाके के अंदर ईमानदारी के साथ खिदमत की है। और जो फिर इस तरह के लोग होते हैं वो दोबारा इलेक्ट नहीं होते, वो लोग उनको फिर काट छाड़ के इधर उधर कर देते और हैं। महदूद आवाम होती है, एक मखसूस आप ये कह लें कि मखसूस हद तक एक यूनियन कौंसिल की एक बाउंड्री होती है। MP MNA तो बहुत वाइडर हल्के आए थे, तो यहाँ अवाम एहतसाब करना ज़्यादा अच्छा जानती है और अवाम के डायरेक्ट एक्सेस में चेयरमैन तक होता है, नाज़म तक होता है, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस जल्दी करवाते हैं। जो बंदा थोड़ा सा वो कहते हैं वो कातो बार हुए तो उन्होंने अगली इलेक्शन दे ठीक भी कर देंगे। जी, से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट करवाई थी लेकिन उनका लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं था, दोबारा इलेक्ट नहीं हो सके। तो ये तो लोग हमारा जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हमारा तो लोग एहतसाब सुबह शाम करते हैं। इलेक्शन तो आना होता है 3-4 साल बाद या 10 साल बाद, वो तो सुबह शाम आके एहतसाब करते हैं ये हमारी सफाई नहीं हुई जी, ये लाइट बंद है जी, ये सीवरेज का पानी उबर रहा है, ये वासा का गंदा पानी आ रहा है, ये आपने ये काम नहीं किया, आपने हमारे साथ वहाँ नहीं गए। जो हत्ता के बल्दियाती नुमाइंदों को लोग वो काम कहते हैं जो उनके इख्तियार में भी नहीं होते। अगर वापडा की बिजली बंद होगी तो उन्होंने कहा जी करें, सुई गैस का प्रेशर काम हो रहा है, कहते हैं हमने तो आपके पास ही आना, आप कुछ करें, और भी कोई उनका काम है तो इसलिए ये तो अगर तसलसल के साथ हो तो एक अच्छी क़यादत भी सामने आएगी, काम भी होंगे, लोगों के मसाइल भी हल होते हैं और करप्शन भी ख़त्म हो जाती है, इसमें कम अज़ कम मिनिमाइज़ तो हो जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है कि गुफ्तगू ये है कि ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि तसलसल जब चीज़ें रेपिटेशन पे आती हैं तो चीज़ें फ़िल्टर हो के साफ़ हो जाती हैं। एक शख्स 9 काउंसलर खड़े होंगे और वोट डालेंगे फैसलाबाद में, और पंजाब में ये एक तसलसल सिंगल टिक वाला भी है। ये कितना कल्चर चलेगा कि कुछ काउंसलर्स अपने सिंगल टिक लगवाएंगे या जीतने के बाद चेयरमैन को आकर ही मैं भी तो वोट पाया सीगा, मैंने आपको वोट, ये आपको नहीं लग रहा कि उस दौर में ठीक है BD मेहमद माना जाता है। आज जिस दौर में हम बैठे हैं, जिस दौर की हम बात करें, वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुबहम और खिचड़ी पक जाएगी। बड़ी बात तो ये है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर जिस तरह से इसके पूरे फॉर्मेट को तैयार किया गया है, यहाँ पे कुछ छुप नहीं सकेगा। ऐसा होगा नहीं कि मैं जिसे ऑर्डर करूं, जिसके साथ गिव एंड टेक करूं या जिसको थ्रेट्स दूं वो मुझे वोट दे तो मुझे पता ना चले, या वो कल मुझे चकमा दे सके कि मैंने आपको वोट दिया है और दिया ना हो। ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। असल बात क्या है, देखिए हम पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खलवाड़ करने जा रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ पर जमहूरियत तवाना है, तगड़ी है, आप एनालिसिस करें, वहाँ पर उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत होगा। बेशक 10 साल के बाद मुकामी हुकूमतें बनने जा रही हैं। ये 10 साल का जो गैप है, इस गैप के बाद चीज़ों को जो है वो बेहतर होना चाहिए था, सिस्टम को डेवलप होना चाहिए था, जमहूरी इक़दार मजबूत होना चाहिए थी। लेकिन हम बजाय बेहतरी के जिस सफ़र के ऊपर गामज़न हैं, इसके बाद तबाही है और इस जमहूरियत के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स और जो हमें म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, आप बीइंग जर्नलिस्ट मुझे बताएं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। आपके इख्तियार में क्या होगा? जैसे मियाँ साहब जिक्र कर रहे थे, एक SHO पर्चा नहीं दर्ज कर सकता था, FWMC
या जो अब महकमे बन गए सारा कुछ आपके अंडर था, अब आप क्या करेंगे? FWMC एक इंडिपेंडेंट है, वासा इंडिपेंडेंट है, PHA इंडिपेंडेंट है, बल्कि अब तो जो सफाई सुथराई वाले ठेके प्राइवेट हैं, तो FDA का अलग। चेयरमैन नाज़म के पास क्या होगा? वो इन डिपार्टमेंट में जाकर दर पे बैठा रहेगा झोली फैला के, क्योंकि वो तो पहले आता था अपने, ये जैसे हमारे पीछे अकब में दफ्तर है, यहाँ दफ्तर में आना था, यहाँ से काम होते थे, इनके अंडर था सब कुछ। अब तो इतनी तकसीम हो गई है, चेयरमैन नाज़म सिर्फ चेयरमैन नाज़म ही होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा इसके अलावा जन्म पत्री या डेथ सर्टिफिकेट के अलावा वो कुछ और देगा। साहब मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इलेक्शंस होते हैं तो ये इलेक्शंस कबूलियत वाली गवर्नमेंट को आइंदा इलेक्शन जितवाने के लिए एक ऐसी टीम तैयार की जाएगी जो कमिंग जो इलेक्शंस होंगे उनके लिए बतौर एजेंट्स और बतौर पॉलिटिकल वर्कर्स या माजरत के साथ बतौर टाउट उनके लिए काम कर सकें और उनके लिए लोगों के घरों की दहलीज का जो है वो तवाफ़ करें और उनके लिए वोट्स इकट्ठे करें। इसके अलावा इस सिस्टम का कोई मकसद इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। आज पंजाब भर के अंदर लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारों के साथ जो कुछ हो रहा है और उनकी जो कारकर्दगी है, फैसलाबाद के अंदर वासा की कारकर्दगी किसी से छुपी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी किसी से छुपी नहीं है। आप जितने लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, वन बाय वन उनको देखते चले जाएं, आप देखेंगे कि वो तनज़ुली का शिकार है। आज पंजाब के बजट में मुझे बताएं कि इन्होंने फैसलाबाद वासा के लिए कितने पैसे रखे हैं। फिर वही पुराने वाला कल्चर कि सारे का सारा जो बजट है वो लाहौर के ऊपर लग रहा है। देखिए पाकिस्तान, आप आइन का आर्टिकल 140A वो सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है उनके इंतखाबात को यकीनी बनाएं। इस आर्टिकल की जो वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के अंदर, उस वायलेशन के ऊपर ग्रिप कौन करेगा, उसके ऊपर पकड़ कौन करेगा, इसकी वायलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ़कत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं हैं, बल्कि इसमें वो मुक़्तदर इदारे जो जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है वो भी उतने ही ज़िम्मेदार और कसूरवार हैं जितना पंजाब की हुकूमत ज़िम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को तवाना और मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इतना शफाफ बनाएं, इतना ट्रांसपेरेंट बनाएं कि जो हकीकत में अवामी जो नुमाइंदगी है वो उसके ऐन मुताबिक हो। अदरवाइज़ जो चल रहा है इससे बदतर होगा और इसके नताइज जो हैं वो उससे भी बदतरीन होंगे। बहुत शुक्रिया। राणा शाह साहब की तरफ बढ़ता हूँ और अब हमारा जो सवाल है, राणा साहब, मियाँ साहब ने बहुत ही लुबे लुबाब निकाल दिया है, तारिक यूसुफ साहब ने पहले बहुत डिटेल कर दिया कि बिलाशुबा ये महज अदारे यही होगा कि हमने इलेक्शन लड़ा, वो अपने कहते हैं रूह को तस्कीन देने के लिए लोग फिर हलकों में उतरें, क्योंकि जिन्होंने अपने डेरेदारी की है, हलकों में वर्क किया है, वो इज़्ज़त नफ्स के लिए फिर लड़ पड़ते हैं इलेक्शन जाके कि यार लोगों के अंदर बैठ के काम तो वैसे भी करते हैं, चलो ये कहते हैं। आपको क्या लग रहा है अगर ये सिस्टम नहीं तो फिर कैसा और कौन सा निज़ाम लाया जाए? जब 2015 में इलेक्शन हुआ था तो असूली तौर पे तो जो कानून कहता है कि फिल फॉर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको इख्तियार देने चाहिए थे, इन्होंने 2 साल तक इख्तियार नहीं दिए, बल्कि हलफ बर्दारी नहीं हुई 2 साल। 2017 में जाके हलफ बर्दारी हुई। ठीक है, तो देखिए अगर तो ये बल्दियाती सिस्टम लेके आएंगे, जैसे आपने कहा कि अब तो बेशुमार अदारे बन गए हैं, तो जो चेयरमैन यूसी है या चेयरमैन जो अपनी कंस्टिट्यूंसी का होगा उसके इख्तियारात क्या होंगे? अगर तो इन्होंने जैसे मियाँ साहब ने बात की है कि इन्होंने एक अपनी नर्सरी तैयार करनी है, जैसे डिक्टेटर करते हैं कि यार हम डायरेक्ट पैराशूटर पे आए हैं तो वहाँ में हमारी पजीराई होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी को ले इधर बेसिक डेमोक्रेसी को लेके आते हैं। अगर तो इनका जहन ये है कि हम अपने नुमाइंदे लेके आएँ ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, टाउन के लेवल पे, फिर तो ठीक है कि अपनी नर्सरी लेके आएंगे जो इनके लिए काम करेंगे, और फिर जो इन्होंने डंडे के ज़ोर पे जैसा मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, मैं कह ही देता हूँ कि फार्म 47 वाला सिनेरियो, अगर तो ऐसा करेंगे फिर तो अपनी ये नर्सरी तैयार करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इख्तियार देंगे, बस इस हद तक होगा ये चेयरमैन है हमारा, ये हमारा नुमाइंदा है। अगर तो इन्होंने ये मुखलस हैं इस मुल्क के साथ, पर्टिकुलरली
इस सूबे के साथ। देखिए बाकी तीनों सूबों में जो बल्दियाती सिस्टम परवेल कर रहा जी। है, वहाँ ये देखिए कि ये 66% है आबादी के लिहाज से जो पाकिस्तान सूबा का। पंजाब है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे बल्दियाती सिस्टम ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने बल्दियाती सिस्टम को लेके आना है, ये बल्दियाती जो यूसी के चेयरमैन होंगे, जो नुमाइंदे होंगे मुंतखब, अगर तो उनको बाइख्तियार रखेंगे, उनको इख्तियार देंगे, तो फिर तो इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि बजाय अपने साथ चेयरमैन लिखने के, ठीक है, इसके सिवा ना उस नुमाइंदे को फ़ायदा होगा और ना ही फिर वो उसके रिबटल में अपनी को जो वाम है उसका हल्का उनको फ़ायदा दे सकता है। तो अगर उन्होंने लेके आना बल्दियाती सिस्टम, तो इसको ट्रांसपेरेंट लेके आएँ, बाइख्तियार लेके आएँ, और जो बल्दियाती नुमाइंदे हों उनको बजट भी दें ताकि वो अपने जो बुनियादी उनके मसाइल उनको हल कर सकें। बहुत मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब की तरफ बढ़ूँगा और आखिरी सवाल हमारे प्रोग्राम का है जो अब्दुल रहमान से करना है। अब्दुल रहमान, डीसी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस में जो एमपी के एमएनए या साबका मेंबरान असम्बली के साथ हो रहा है, आपको लगता है बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको इनसे बेहतर सलूक की तवक्का होगी या उन्हें इन्हें बेहतर ट्रीट किया जाएगा, या महज आप इससे इत्फाक करते हैं कि ये एक बाई टीम तैयार की जाएगी नून लीग की तरफ से आने वाले इलेक्शंस के लिए, जहां वो इलेक्शंस के लिए इन्हें यूज़ कर सकेगी अपने, जैसे इन्होंने कहा कि एजेंट्स के तौर पे या इलेक्शन कैंपेन के तौर पर? आप कितने मुतफिक हैं, ये आपकी सोच में ये निज़ाम किस तरफ और कैसे चलता हुआ नज़र आ रहा है? अब कई मिसालें हैं, अगर वो देने बैठ जाएँ तो लंबा हो जाएगा काम। बहरहाल बात ये है कि यहाँ पर मैं मुख्तसर ये कह दूँ कि जब से ये सेटअप आया है, ये ज़िला कौंसल जहाँ पे हम बैठे हैं, 1 रुपये का डेवलपमेंट का काम ज़िला कौंसल में नहीं हुआ। ज़िला कौंसल बगैर फ़ंड के चल रही है। जब से ये सेटअप आया है, मरीम नवाज़ साहबा की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने रोक दिया हुआ है, कोई भी ज़िला कौंसल पंजाब भर की काम नहीं करेगी, फैसलाबाद में भी नहीं किया। कॉरपोरेशन काम कर रही थी जब तक पिछली कमिश्नर सिल्वा सईद मौजूद थी। जो ही कमिश्नर चेंज हुई, मरीम खान कमिश्नर आई हैं, उसके बाद फैसलाबाद में जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें थी वो रोक दी गई है। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ 6-8 महीने हो गए हैं, फैसलाबाद कॉरपोरेशन ने भी कोई फ़ंड नहीं लगाए, ना तो कोई 15,000 स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है या नई लगने वाली हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 50% तक ख़राब हैं, सड़कें पूरे शहर की टूटी हुई हैं, पैच वर्क होने वाला है, तमीर व मुरम्मत होने वाली है, वो सारा का सारा मसला बना हुआ है। सीवरेज का अभी फैसलाबाद का जो हाल बना हुआ है, शायद पंजाब के किसी और ज़िले का इतना गंदा हाल बना हुआ है जितना सीवरेज का बना हुआ है। एक बारिश होती है और पूरा शहर पानी पानी हो जाता है, और जब बारिश 1 हफ़्ता नहीं होती तो फिर सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, और इससे कोई भी इलाका जो है वो हम बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे मदीना टाउन, गुलामाबाद, कोई भी इलाका है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि जब नून लीग की हुकूमत पंजाब में और मरकज़ में मौजूद है, और अब जब हम फ़र्ज़ करते हैं कि मेयर आ जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल तो रहेगी नहीं, तहसील कौंसलों में चेयरमैन आ जाते हैं, तो उनकी कौन सुनेगा? क्योंकि वहाँ पर जो फ़ंड्स लगाए जाएंगे, इन्हीं अदारों ने फ़ंड्स लगाने हैं, और इन्हीं अदारों को फ़ंड्स लगाने से रोक दिया गया है चीफ मिनिस्टर साहबा से। बाकी फैसलाबाद की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सिर्फ देही इलाकों के MPs जीते हैं या एक शहबाज बाबर MNA मुंतखब हुए हैं, बाकी सारे के सारे शहर के फारिग हो गए हैं, तो उनकी अब कोई सुनता नहीं है। ये एक मैं आखिरी किस्सा सुना दूँ फिर इसको एंड करते हैं कि एक पूल लगाने वाला महकमा था, तो वहाँ पे एक कोई साबिक MNA या साबिक टिकट होल्डर कह लें, उन्होंने उसको धमकी दी कि ये पूल इधर ही लगेंगे वरना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसने कहा कि अब आपने सिफारिश नहीं करनी, ट्रांसफ़र लेटर ही भेजना मुझे। तो ये गालिबन शहरी MNA थे, तो ना तो शहरी हल्के से। वो मतलब शहरी इलाकों में फूल लगते हैं ना, देही इलाकों में तो लगते नहीं। तो अब ना वो ट्रांसफ़र हुई है और ना वो मतलब फूल लगने से उधर ख़त्म हुए हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि इनकी छोटे छोटे जो महकमे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोई नहीं सुनता। यहाँ पे MOR अज़मत फ़िरदौस साहबा रही हैं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, पूरा शहर तोड़ के जो है वो एक तरह से कहते हैं ना वो नया बना देना किसी चीज़ को, वैसे कर दिया। पूरे शहर ने सिफारिशें की तो किसी की बात नहीं मानी गई। ये तो अपनी रूटीन में एक ट्रांसफ़र हुई। 1 मैन शो की बात है ना, ये फैसलाबाद में हमेशा से ही बनी रही है, लेकिन अब मसला ये बना है कि 1 मैन शो वाला बंदा खुद बेचारा हार गया। तो लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि जो DC है, RPO, CPO, कोई भी पुलिस का तबादला है उसकी मर्ज़ी से वो
और ये राना अफजल खान मरहूम साहब ये एक फ़िक्रा कोड करते थे, वो ये भी चाहता है कि जेलर भी उसकी मर्ज़ी का लगे और चौकीदार भी उसकी मर्ज़ी का लगे। तो ये बड़ा मसला है। अब फिर जो MP MNAs वो कहते हैं कि हारे आप वो भी है, हारे हम भी है, तो हमारी भी कोई ना कोई सुनवाई होनी चाहिए। अभी ये मैं आपको बता दूं कि FWMC में कुछ सीटों का मसला बना था, तो 10-10 का कोटा सभी को मिला था, तो उस भाई ने किसी को कोटा भी नहीं लेने दिया कि जिसने आना है मेरे थ्रू आए, तो ये मसला बना हुआ अब्दुल है। रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम हमारे दोस्त जो हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कोटा नहीं, मैं तो कहूँगा सोटा एक बंदे का ही चलता है, तो सोटा ही चलन दिया इसलिए। लेकिन वो जो मैं अब्दुल रहमान से मुखातिब था कि DC का जुमला वो ये था कि हमें सबसे बड़ा फ़ायदा फैसलाबाद में ये है कि सारे हारे हुए हैं, इसलिए प्रेशर ही कोई नहीं है। ये बहरहाल ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये वज़न है उनका जो उनके ऊपर डलता है, और वो ये वज़न वापस जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं, अब मैं तो उन्हें 100 कोल्ड कहूँगा, बेचारे 100 कोल्ड ही रह गए हैं। अभी चंद दिन पहले एक साबिक MPA सिटी से थे, वो को काम कह रहे थे सफारी DC साहब को, तो उन्होंने कहा जी वो बड़े भाइयों ने मना किया हुआ है, उन्होंने कहा ये 1 मैन आर्मी नहीं हम मानते। अब ये आपस में यहाँ तक हालात चले गए हैं कि ग्रुप की नहीं समझ आ रही कौन कौन से ग्रुप में हैं, और सब ये सोच रहे हैं कि ग्रुप लीडर कौन है। ये दोनों तीनों तरफ ये खिचड़ी पकी हुई है कि अब आने वाले दिन कैसे होंगे, बल्दियात सर पे है, और अगर ये बल्दियात वाले चेयरमैन जीत जाते हैं तो ये कौन से ग्रुप के साथ होंगे। यहाँ अभी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं होता क्या है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।